आप सभी का मैं पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज की जो क्लास हम लोगों की है वो साइंस से जुड़ी हुई है। यहाँ पे साइंस के लगभग आपके 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और यहाँ पर जो है आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तथा पर्यावरण, इन चारों से जुड़े जो है यहाँ पे आप क्वेश्चन को जानेंगे। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन दोहराए गए हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग सीधा अपने चलते हैं, अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो भौतिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो पहला आप देख पा रहे हैं प्रश्न है वो है पास्कल इकाई है। देखिए पास्कल जो होती है वो दाब की इकाई होती है, यानी दाब का मात्रक होता है। दाब का मात्रक आपका पास्कल भी होता है। एक चीज ध्यान में रखना है। आगे है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो जो प्रकाश वर्ष होता है ना, यह दूरी का, यानी जो बड़ी बड़ी जो खगोलीय दूरियां होती हैं, जैसे आपकी सूर्य से पृथ्वी की दूरी, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, तो बहुत बड़ी बड़ी जो भौगोलिक दूरियां होती हैं उसको नापने का जो पैमाना होता है वो प्रकाश वर्ष होता है। अब आगे है पारसेक किसकी इकाई है या पारसेक किसका मात्रक है। तो देखिए पारसेक भी दूरी का ही मात्रक है और ये और यह प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होता है, यानी प्रकाश वर्ष से भी अगर कोई बड़ा दूरी नापने का पैमाना यदि है तो वो आपका पारसेक है। और एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। आगे है डाप्सन इकाई का प्रयोग। कहता है डाप्सन इकाई का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, यानी तो ओजोन परत की मोटाई नापने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि समतापमंडल में आपकी एक ओजोन परत पाई जाती है जिसे जीवन रक्षक छतरी के नाम से जाना जाता है, जो सूर्य की प्रकाश की अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है, उसे पृथ्वी पर आने नहीं देती है। यदि वो पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट रेज आती तो उसके भयावह परिणाम देखने को मिलते। तो जो ओजोन परत है उसकी मोटाई को नापने का जो पैमाना होता है वो आपका डाप्सन है। आगे है पायरोमीटर। देखिए पायरोमीटर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। तो जो आपका पायरोमीटर है ना, यह उच्च तापमापी यंत्र है, यानी पायरोमीटर का प्रयोग उच्च तापमान के मापने में किया जाता है। यदि आपसे कहा जाए कि सूर्य का जो ताप है, उसका जो तापमान है किसके द्वारा मापा जाता है, तो सूर्य का जो ताप होता है वो पायरोमीटर द्वारा ही मापा जाता है, क्योंकि उच्च तापमापी आपका यंत्र है। आगे है वायुमंडल की आर्द्रता हम कैसे मापते हैं। देखिए वायुमंडल की आर्द्रता, जो नमी का जो मापी यंत्र होता है वो आपका हाइड्रोमीटर है। देखिए हाइग्रोमीटर। पहली बात तो देखिए हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर दोनों में अंतर समझिए। देखिए जब हाइड्रो शब्द आएगा तो हाइड्रोमीटर जो होता है वो आपका जल के घनत्व मापी यंत्र होता है, यानी हाइड्रोमीटर घनत्व को मापता है। घनत्व देखिए ड्रो लास्ट में आ रहा है, DRO ड्रो, और डी शब्द लास्ट DRO ड्रो हो रहा है और डी से डेंसिटी, यानी हाइड्रो रहेगा तो डी आ रहा है, डी से डेंसिटी माने घनत्व। तो हाइड्रोमीटर घनत्व मापी यंत्र होता है। लेकिन अगर हाइग्रोमीटर की बात आ जाएगी तो वो वायुमंडल की आर्द्रता मापी यंत्र होता है। यदि बैरोमीटर की बात आ जाएगी तो यह वायुमंडली जो दबाव होता है या वो जो वायुमंडली दाब होता है उसको मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये तीनों आपके जो मापी यंत्र थे काफी महत्वपूर्ण हैं। आगे है सिस्मोग्राफ। तो जो सिस्मोग्राफी जो यंत्र होता है यह आपका भूचाल अर्थात भूकंप मापी यंत्र होता है। और आपको पता है कि जो रिक्टर पैमाना होता है इसके द्वारा जो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। आगे यह भी मिलेगा। दूध का आपेक्षिक घनत्व किसके द्वारा मापते हैं। देखिए दूध का जो घनत्व होता है, दूध का जो आपेक्षिक घनत्व मापी यंत्र होता है वो आपका लैक्टोमीटर होता है। ध्यान में रखना है, लैक्टोमीटर। आगे है फैदोमीटर। फैदोमीटर भी पूछा जाता है, इसके द्वारा समुद्र की गहराई का माप किया जाता है, फैदोमीटर। आगे है आल्टीमीटर। तो जो आल्टीमीटर होता है यह वायुयान की समुद्र तल से ऊंचाई को मापता है, कि वायुयान जब उड़ रहा होता है तो ये पता चलता है इस यंत्र के द्वारा कि वो समुद्र तल की ऊंचाई से, समुद्र के तल से कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है। ये है आपका आल्टीमीटर, यानी ऊंचाई मापी यंत्र हो गया।
अब देखिए रक्त दाब मापी यंत्र जिसको स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है, यानी जो ब्लड के प्रेशर को मापता है वो है स्फिग्मोमैनोमीटर। रिक्टर पैमाना के द्वारा भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, आपको पता है। अब आगे है क्यूरी पैमाना। देखिए क्यूरी पैमाना जो है रेडियो धर्मिता की इकाई है, यानी जो भी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं इनके मापने की जो इकाई होती है वो क्यूरी होती है। तो क्यूरी रेडियो धर्मिता की इकाई है। आगे है भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है, तो ये है होमी जे भाभा को भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र कौन है, यानी ये कह रहा है कौन ऐसा यंत्र है जो कृत्रिम मौसम को उत्पन्न कर देता है, तो वो है साइटोट्रॉन। तो साइटोट्रॉन एक ऐसा यंत्र होता है जो कृत्रिम मौसम को उत्पन्न करने में सहायक होता है। बादलों की दिशा, यानी जो बादल होते हैं उनकी दिशा एवं गति मापी यंत्र, यानी बादल की दिशा क्या है और उसमें कितनी गति है, इसके मापने वाले यंत्र का नाम आपका होता है नेफोस्कोप। हम नेफोस्कोप के द्वारा बादलों की गति और साथ में उसकी दिशा का पता लगाते हैं। आगे है ऊष्मा इकाई कौन सा, कह रहा है ऊष्मा की इकाई कौन नहीं है, सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग एवं जूल। देखिए जो ऊष्मा को मापने के जो पैमाने होते हैं वो कैलोरी भी होता है, अर्ग भी होता है, जूल में भी मापते हैं, लेकिन सेंटीग्रेड जो दिया है इसके द्वारा सिर्फ हम ताप मापते हैं, यानी जो फारेनहाइट पैमाना हो चाहे आपका जो है सेल्सियस पैमाना हो, इसके द्वारा जो है ताप को मापा जाता है। इसका मतलब ये ऊष्मा को नहीं मापेगा। आगे पानी के अंदर ध्वनि को सुनने वाला यंत्र, जैसे जब पानी के अंदर जब समुद्र में कोई व्यक्ति या गोताखोर जाता है तो वो ध्वनि की आवाज को कैसे सुन पाता है, तो उस यंत्र का नाम है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन के द्वारा यानी पानी के अंदर ध्वनि को सुना जा सकता है। जहाजों में समय मापने हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, जहाजों में समय मापने के लिए क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दाब का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो दाब का नियम पास्कल ने प्रतिपादित किया था। और जितना भी आप देखते हैं जो भी हाइड्रोलिक आपका प्रेस है या हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है या जो भी या हाइड्रोलिक जो ब्रेक है, ये सभी जो है द्रव दाब के पास्कल के ही सिद्धांत पे यानी द्रव दाब के ही सिद्धांत पे सभी ये कार्य करते हैं। शक्ति का मात्रक वाट होता है और एक जो बैरल होता है उसमें कितना लीटर, मान लीजिए कोई कह दिया 1 बैरल पेट्रोल है, तो 1 बैरल पेट्रोल यदि है तो कितना लीटर के बराबर होगा, तो 1 बैरल में 159 यानी 159 लीटर आता है, यानी 159 लीटर। ठीक है, 160 में एक कम। आगे है कौन सा जो है, अब देखिए रसायन विज्ञान से जुड़े ये क्वेश्चन है, कहता है कौन सा अधातु तत्व विद्युत का सुचालक है। देखिए ध्यान में रखना है वो धातु नहीं होगी, अधातु होगा। तो आपको पता है कि जितनी भी अधातुएं होती हैं सभी विद्युत की कुचालक होती हैं, उनमें इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं हो सकता। लेकिन कौन ऐसा जो है आपका तत्व है यानी अधातु तत्व है जो इलेक्ट्रिक का सुचालक है, वो है आपका ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट जो होता है आपको पता है कि ये कार्बन का अपरूपक है। यदि आ गया कार्बन का अपरूपक क्या है तो ग्रेफाइट है, या ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अपरूपक है, और यह जो है विद्युत का सुचालक है। आगे सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व, सबसे अधिक वजन, देखिए जिसका घनत्व सर्वाधिक होगा इसका मतलब वह धातु यानी वह तत्व जो होगा सबसे अधिक वजनी होगा, भारी होगा। या सबसे भारी तत्व पूछा जाए या सर्वाधिक घनत्व वाला तत्व पूछा जाए तो आपका जवाब होगा ऑस्मियम। आगे बढ़ते हैं, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व, ध्यान देना धातु की बात कर रहा है। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व जो होता है वो होता है लिथियम। धातु की बात कर रहा है, सभी तत्व की बात नहीं कर रहा। अगर तत्व की बात करता तो उसमें धातु भी आ जाएगी और धातु, लेकिन यहाँ धातु नाम आया है तो सबसे हल्की धातु लिथियम है और सबसे भारी अगर धातु का नाम आएगा अभी यहाँ तो घनत्व वाला तत्व है या सबसे भारी तत्व आपका ऑस्मियम। अब देखिए सबसे कम घनत्व वाला तत्व कह रहा है और सबसे हल्का तत्व, सबसे कम घनत्व वाला भी होता है। देखिए अगर तत्व सबसे कम घनत्व वाला तत्व कहा जाए या सबसे हल्का तत्व, यहाँ धातु और धातु का नाम नहीं आ रहा है तो वो आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस एक ऐसी गैस है जिसका घनत्व बहुत कम होता है और जिसका घनत्व बहुत कम होगा वो सबसे हल्का तत्व माना जाएगा। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है।
सबसे कम और सबसे अधिक गलनांक वाली धातु, यानी ऐसी धातु जिसका गलनांक सबसे कम होता है और एक ऐसी धातु जिसका गलनांक बहुत अधिक होता है, बहुत हाई टेम्परेचर के बावजूद भी वो गल नहीं पाती। तो सबसे कम जो गलनांक वाली जो धातु है, जो बहुत नॉर्मल कमरे के टेम्परेचर पर भी वो द्रव अवस्था में पाई जाती है, या तो वो आपका एक तरह से देखा जाए पारा एक ऐसी धातु है, देखते हैं आप, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी इसका गलनांक जो होता है बहुत ही कम होता है। और सबसे अधिक गलनांक की यदि बात की जाएगी तो वो आपका है टंगस्टन, जिसका जिसके द्वारा फिलामेंट बना होता है, यानी बल्ब का जो तंतु होता है वो इसी टंगस्टन का बना होता है, इसलिए कि इसका जो है गलनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है, आगे कौन सी धातु कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो जो सामान्य जो कमरे का जो ताप होता है उसके उस अवस्था में द्रव के रूप में पाए जाने वाली बहुत सी धातुएं, 2-3 धातुएं हैं, लेकिन प्रमुख है पारा, फिर है आपका गैलियम और सीजियम। लेकिन खास करके कमरे के ताप पे पाए जाने वाले अगर धातु की बात आएगी तो पारा एक धातु है, ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। सोडियम एक ऐसी धातु है जो बहुत ही नर्म एवं मुलायम होती है, जिसे चाकू के द्वारा भी काटा जा सकता है। यह यदि इसे खुला छोड़ दिया जाता है तो उड़ने का चांस होता है, क्योंकि ये ऊर्ध्वपातन क्रिया करती है। इसे मिट्टी के तेल में रखा जाता है। आगे है धातुओं के, देखिए अब यहाँ पर है धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। देखिए जो भी धातुएं होती हैं उनकी जो ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, मतलब धातुओं का ऑक्साइड जो बनेगा वो हमेशा अम्लीय प्रकृति का होगा, यानी अम्ल होगा। बॉक्साइड किस धातु का अयस्क है? देखिए बॉक्साइड जो अयस्क होता है, क्योंकि अयस्कों के द्वारा ही शुद्ध धातु तैयार की जाती है। कोई भी धातु जो प्राप्त होती है सबसे पहले वो अयस्क के रूप में निकाली जाती है खदान से, मिट्टी के अंदर से। अब अयस्क के का जो है शुद्धिकरण करके हम शुद्ध धातु बनाते हैं, तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है। अधिकांश लोहा प्राप्त होता है, जो लोहा जो प्राप्त होता है वो हेमेटाइट अयस्क से, जितने अधिकांश लोहे बनाए जाते हैं वो हेमेटाइट अयस्क के द्वारा। हेमेटाइट लोहे का एक अयस्क है। मोनाजाइट अयस्क किसका है भाई? मोनाजाइट थोरियम का एक अयस्क है। मोनाजाइट अयस्क है किसका? थोरियम का। थोरियम आपको पता है कि थोरियम धातु, यूरेनियम धातु, पोलोनियम, थोरियम, ये सारी धातुएं रेडियो एक्टिव तत्व के अंतर्गत आती हैं। देखिए चूने के पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है चूने के पत्थर का रासायनिक नाम हो गया पिच ब्लेंड होता है, सॉरी पिच ब्लेंड अयस्क का संबंध किससे है? तो जो पिच ब्लेंड अयस्क का संबंध यूरेनियम से होता है, यानी जो यूरेनियम धातु प्राप्त होती है वो आपकी जो है पिच ब्लेंड जो है अयस्क से। और भारत में अगर देखा जाए तो सर्वाधिक जो है यूरेनियम किस राज्य से प्राप्त होता है? तो वो आपका झारखंड में सर्वाधिक यूरेनियम जो है प्राप्त किया जाता है वहीं से। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, कहता है किस उद्योग में अभ्रक को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन ऐसा उद्योग है जहां पे अभ्रक को जो है कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो वो आपका है विद्युत उपकरण उद्योग, यानी जहां से विद्युत उपकरण उद्योग है, जहां पे विद्युत का उपकरण तैयार किया जाता है सारे, वहीं पे अभ्रक का प्रयोग होता है। भारत दुनिया में सबसे अधिक अभ्रक पैदा करने वाला देश है। आगे सोडियम धातु का संग्रह कहाँ किया जाता है? इसकी चर्चा मैंने कर दिया कि ये मिट्टी के तेल में रखा जाता है, नहीं तो ये उड़ जाएगा। सोडियम धातु में पानी डालने से क्या हो जाएगा? अगर सोडियम धातु है, अगर उसमें आपने पानी डाल दिया तो वो आपका जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी, यानी सोडियम धातु में पानी डालने से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। आगे है माणिक्य, जिसे रूबी कहा जाता है, नीलम, जो ये धातुएं होती हैं किसका ऑक्साइड होती हैं? तो जो आप रत्न देखते हैं, चाहे आपका माणिक हो माणिक्य हो या नीलम हो, ये जो हैं ये किसके ऑक्साइड होते हैं? तो यह एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं। मतदान के समय जो अमिट स्याही जो हाथों पे लगाई जाती है, जो नहीं मिटती है, वो किसके द्वारा बनी होती है? वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा जो है अमिट स्याही तैयार की जाती है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है? इसको भी मैंने बता दिया, सर्वाधिक भंडार यूरेनियम का आपका छत्तीसगढ़ में। आगे है जो जीव विज्ञान से जुड़े क्वेश्चन है। देखिए प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की जैविक क्रिया होती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह जो है उपचयी क्रिया है, यानी उसे एनाबोलिक
रिएक्शन कहा जाता है, यानी एनाबोलिक जो है क्रिया है या उपचयी क्रिया है आपका प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है कहाँ पर होती है? देखिए प्रकाश संश्लेषण की है तो जो प्रकाशिक क्रियाएं होंगी जहाँ पे लाइट जाएगी, तो लाइट के साथ जहाँ पे रिएक्शन होता है तो वो आपके ग्रेना में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होती है? ग्रेना में होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वो किसके वजह से मुक्त होती है? वो पानी की वजह से, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पानी अति आवश्यक होता है। तो पानी के साथ जो पानी के वजह से ही जो है आपकी ऑक्सीजन गैस जो है निर्मुक्त होती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत तेजी के साथ किस रंग में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो सर्वाधिक होती है वो आपकी लाल रंग में होती है। आगे है पौधे में अप्रकाशिक अभिक्रियाएं, यानी जो अप्रकाशिक अभिक्रियाएं होती हैं वो स्ट्रोमा में होती हैं, और पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आपकी जो प्रकाशिक क्रिया है वो ग्रेना में होती है। ठीक है, ये चर्चा हो गई। अब ये कहता है कि क्लोरोफिल का घटक क्या है? देखिए क्लोरोफिल के कारण जो है पेड़ की पत्तियां हरी होती हैं, और क्लोरोफिल जो है किसका मुख्य घटक होता है? कौन सा तत्व पाया जाता है क्लोरोफिल में? तो वो आपका मैग्नीशियम होता है, ये आपको अच्छे से पता है। ठीक है, कौन सा पादप हार्मोन जो होता है वो फलों को पकाने में सहायक होता है? तो वो आपका फलों को पकाने में सहायक जो पादप हार्मोन है वो आपका एथिलीन होता है। ठीक है, देखिए ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो जैसे वृद्धि की दर को नापने के लिए, यानी पौधे की वृद्धि की दर को नापने के लिए ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। आगे है पराबैंगनी किरणों की क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला कौन वर्णक है? यानी कौन ऐसा वर्णक है जो, कहने का मतलब अल्ट्रावायलेट रेज से पौधों की रक्षा करता है? तो उसका नाम है पर्णपीत, उसका नाम है पर्णपीत, या उसे कहते हैं जैंथोफिल। जैंथोफिल पत्तियों में मौजूद रहता है, इसके वजह से अल्ट्रावायलेट रेज का पेड़ पौधों के ऊपर जो है वो रक्षा करने का काम करता है जैंथोफिल। पौधे का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पत्ती के बाद ही आप देखते हैं फ्लावरिंग होती है, यानी फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करने वाला का काम कौन करता है? वो पत्ती करती है। देखिए आगे है आपका जो है जीव विज्ञान से यानी बायो से जुड़ा क्वेश्चन, कहता है प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी जो होती है वो क्वाशरकोर एवं मेरस्मस होता है। प्रोटीन को यदि कहा जाए, प्रोटीन है क्या चीज? प्रोटीन एक एमिनो अम्लों का बहुलक होता है। प्रोटीन का काम होता है शरीर का वृद्धि एवं विकास करना, ऊतकों का मरम्मत यानी नए टिश्यू को जन्म देना, तो ये और शरीर की वृद्धि, खास करके शरीर का वृद्धि विकास करना, टिश्यू की और जो क्षतिग्रस्त टिश्यू उनकी मरम्मत करना, कार्य तो वैसे बहुत सारे हैं इसके। आगे है सर्वाधिक प्रोटीन जो है किस में पाया जाएगा? यदि ऑप्शन है अंडा, दूध, मछली, गेहूं, तो सबसे ज्यादा प्रोटीन जो पाया जाएगा वो आपका मछली में पाया जाएगा, इन चारों में। किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा निकल? देखिए आप जानते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, यानी प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, इन तीनों में सर्वाधिक जो है किसके ऑक्सीकरण से बहुत अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है? तो वो आपका है वसा। क्योंकि वसा क्या है? एक जटिल जो है उच्च वसा अम्लें होती है, यानी वसा एक तरह से देखा जाए तो ग्लिसरॉल है। तो वसा का पाचन भी लास्ट में होता है, यानी अंत में होता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के बाद ही वसा का पाचन होता है बॉडी के अंदर। लेकिन यदि इसका जो है जब ये इसका अवशोषण बॉडी में होता है तो बॉडी को सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। आगे है हमारे भोजन में रक्षात्मक भोज्य पदार्थ क्या है? तो हमारे भोजन में जो हमारे शरीर की रक्षा करने वाले यानी बीमारियों से लड़ने का जो काम करते हैं वो हमारा विटामिन है एवं खनिज लवण होते हैं। देखिए विटामिन है क्या चीज़? विटामिन एक प्रकार का, विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन क्या है? विटामिन एक कार्बनिक पदार्थ होता है जो शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता को जो है बनाए रखता है। ठीक है, तो आगे आपका है कि वयस्क मनुष्य में हड्डियां कितनी होती हैं? तो जो वयस्क मनुष्य होता है उसमें हड्डियों की संख्या 206 होती है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन का। अब यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पे होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में आपका होता है। आगे हीमोग्लोबिन क्या है? भाई हीमोग्लोबिन जो होता है एक तरह का जटिल प्रोटीन है, यानी हीमोग्लोबिन जो होता है वो हिम नामक प्रोटीन से, यानी हीमोग्लोबिन क्या है भाई? एक प्रकार का प्रोटीन है।
है यानी जटिल प्रोटीन है। हर्पीज रोग किस कारण फैलता है? तो जो हर्पीज रोग है वो वायरस के द्वारा जो है फैलता है आपका। आगे रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या होता है? देखिए, इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक बीमारी होती है, यानी शुगर का व्यक्ति पेशेंट हो जाता है। यह इंसुलिन की कमी से होता है, बॉडी इंसुलिन को ग्रहण नहीं कर पाती। तो कह रहा है इंसुलिन, लेकिन जो होता है वो है क्या? दरअसल इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है और इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक बीमारी होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात कर रहा है तो वो होती है आपकी थायराइड ग्लैंड्स, जो गले में पाई जाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड्स। विटामिन क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है, इसके बारे में चर्चा हो गई। आगे है, जैसे पेशियां होती हैं, आपका जो शरीर होता है वो थकान महसूस करने लगता है, तो इसका कारण क्या होता है? बॉडी में लैक्टिक अम्ल का जमा हो जाना, यानी बॉडी में लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो गया तो आपको थकान महसूस होने लगेगा। यानी थकान के लिए उत्तरदायी अगर कोई तत्व है तो वो है लैक्टिक अम्ल। अब देखिए, इबोला एक क्या है भाई? इबोला एक वायरस है, यानी एक प्राणघातक वायरस होता है इबोला। आगे है, मिनी माता व्याधि कैसे होती है? तो जो मिनी माता व्याधि होती है वो पारायुक्त जल पीने से होती है। सबसे पहले यह बीमारी जापान में देखी गई, वहाँ की मछलियों में ये बीमारी पाई गई, क्योंकि वहाँ जिस स्थान पे वो मछलियाँ रह रही थी उस पानी में पारा की मात्रा अधिक थी, तो पारा युक्त जल पीने से मिनी माता नामक बीमारी का जन्म होता है। देखिए, आगे क्वेश्चन है, दांत के क्षय को रोकने के लिए जो टूथपेस्ट होता है, जो टूथपेस्ट है उसमें क्या मिलाया जाता है? तो फ्लोराइड मिलाया जाता है। ठीक है, आगे पर्यावरण से हमारे कुछ जुड़े सवाल होंगे। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये भी सर्वाधिक पूछा जाता है, 5 जून को। मरुस्थल में उगने वाले पौधे का को क्या नाम दिया जाता है? तो जो मरुस्थल में उगने वाला पौधा है हो गया, चाहे आपका नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया, जो भी है, ये जीरोफाइट्स बोला जाता है मरुस्थल में उगने वाले पौधे को। अब आगे है, जो पौधे में जो जल के अवशोषण की क्रिया होती है, पौधे में आप देखते हैं अनवरत जो है जड़ के द्वारा जो जमीन में आप पानी देते हैं वो पौधे के हर भागों तक, पत्ती तक पहुंचता रहता है। वो किस क्रिया के द्वारा? तो वो होता है केशिका जल। केशिका जल के द्वारा जो है ये केशिका जल के माध्यम से पौधे के विभिन्न भागों तक यह पहुंचता रहता है। ठीक है, आगे तालाब का जो जीवभार पिरामिड होता है वो कैसा होता है? तो जो तालाब होता है ना, उसमें जो जीवभार जो पिरामिड होता है वो ठीक उल्टा होता है। ये आपको याद रखना है, तालाब का जीवभार पिरामिड उल्टा होता है। लवणी मृदा में उगने वाले पौधे, देखिए जो लवणी मृदा है तो जो लवणी एरिया में, यानी ऐसा मिट्टी जो लवणी होती है या जो समुद्र के किनारे पाई जाती है, दलदली होती है, तो लवणी जो है मिट्टी में उगने वाले पौधे को आपका हेलोफाइट्स कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो पौधा दलदली एरिया में उगता है वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है, तो उसमें द्वारा ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए उन पौधों में कुछ जड़ें बाहर निकल आती हैं जिसके द्वारा वो जो है ऑक्सीजन को वायुमंडल से लेते रहते हैं। आगे है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पूरे इस ब्रह्मांड में प्रकृति में अगर ऊर्जा का कोई मेन स्रोत है तो वो सूर्य है। और सूर्य के पास ऊर्जा बनती किस क्रिया के द्वारा है? तो सूर्य के पास जो ऊर्जा का निर्माण होता है, जो ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, वो नाभ की संलयन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, आगे लाइकेन क्या है? लाइकेन एक आपका सहजीवी पौधा है जो कवक एवं शैवाल से मिलकर बना होता है। कवक का काम होता है कि जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करना, और शैवाल का काम होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। दोनों मिलकर के भोजन बनाते हैं और दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं, इसलिए इसे जो है सहजीवी पौधा कहा जाता है। लाइकेन एक सहजीवी पौधा है, लेकिन लाइकेन जिस स्थान पर देखने को नहीं मिलता है उस स्थान पर मान लिया जाता है कि लाइकेन यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब इस एरिया में बहुत अधिक ज्यादा मात्रा में वायु प्रदूषण है। जिस एरिया में सर्वाधिक वायु प्रदूषण होता है वहां आपको लाइकेन का पौधा देखने को नहीं मिलेगा। ध्वनि तीव्रता का मापी यंत्र का ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं भाई? डेसीबल में मापा जाता है। अब बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जो पेड़ पौधे हैं उनके पत्तियों की जो सनसनाहट होती है वो कितना डेसीबल होती है? तो वो लगभग जो है 10 डेसिबल, यानी जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां जब हवा चलने पे हल्का हल्का सनसनाती हैं तो उनके जो सनसनाहट का साउंड होता है वो 10 डेसिबल के बराबर होता है। और देखिए ध्वनि प्रदूषण के द्वारा जो होने वाली बीमारियां हैं वो आपका है पागलपन है, बहरापन है, चिड़चिड़ापन है। ये चिड़चिड़ापन है और बहरापन, तो ये सारी बीमारियों का जन्म होता है। हृदयघात भी हो जाता है, यानी हार्ट अटैक भी आने के चांस होते हैं, और तनाव की भी बीमारी जन्म लेती है।
खास करके 2 बीमारियों को आप याद रखेंगे, एक है चिड़चिड़ापन, दूसरा है बहरापन। अब देखिए जो प्रतिबंधित ध्वनि होती है, जो 80 से 85 डेसिबल के पार यदि साउंड हो रहा है तो वो एक तरह से आपकी प्रतिबंधित ध्वनि मानी जाती है। आगे है कि आपका अम्ल वर्षा की जिम्मेदार गैस कौन है। देखिए जो अम्ल वर्षा की जिम्मेदार जो सर्वाधिक 2 गैसें हैं वो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी SO2 एवं NO2 है। ये गैसें वायुमंडल में जिस एरिया में औद्योगिक कल कारखाने अधिक होते हैं उस एरिया में ये गैसें इन दोनों गैसों के पाए जाने का चांस अधिक होता है। और जैसे ही बारिश होती है तो ये जो गैसें हैं SO2 और NO2 ये पानी के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल बना देती हैं जो अम्ल वर्षा की जिम्मेदार होती हैं। जैसा कि आपको पता है कि आगरा के ताजमहल को मथुरा के तेल शोधक कारखाना से बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वहां से निकलने वाली चिमनियों से SO2 NO2 जब बारिश होती है तो मिलकर के सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल बना देती है, जो आगरा के ताजमहल के जो मार्बल हैं उसके कलर को धूमिल करने का काम कर रही हैं। ये इतनी खतरनाक होती हैं। आगे है जुगाली। जब कोई पशु जुगाली करता है तो उसके मुंह से जो है मेथेन गैस निकलती है। आखिरकार मेथेन गैस को क्या कहा जाता है? यदि आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि प्राकृतिक गैस कौन है तो प्राकृतिक गैस में किसका नाम आएगा भाई? मेथेन का नाम आएगा। मेथेन एक प्राकृतिक गैस है। मेथेन गैस जो है देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग की भी जिम्मेदार गैस है। और यह भी आता है कि धान के खेत से या धान के पुआल से निकलने वाली कौन सी गैस होती है तो वो आपकी मेथेन होती है। इसीलिए धान का खेत हो या दलदली जगह हो, दलदले स्थान पर पाए जाने वाली गैस का नाम बताइए तो भी आपका मेथेन ही होगा। ठीक है, मेथेन एक गर्म गैस है, ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार गैस है। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। जुगाली करने पर मेथेन गैस निकलती है। भूमिगत जल को दूषित करने वाला कौन सा अजैविक या सॉरी भूमिगत जल को दूषित करने वाला अजैविक घटक है तो वो है आपका आर्सेनिक। देखिए सर्वाधिक भारत में अगर आर्सेनिक युक्त जल पीने से शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और ये कहता है जल को प्रदूषित करने वाला ये 2 तत्व ज़्यादा हैं, एक तो आपका पारा है, एक तो आर्सेनिक। यदि जल के अंदर पारा और आर्सेनिक दोनों घुला हुआ है तो ये बहुत ही ज़्यादा घातक है। लेकिन आर्सेनिक यदि घुला हुआ है तो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, दांत का क्षय होने लगता है। और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि भारत के अंदर सर्वाधिक आर्सेनिक युक्त वाला यदि कोई राज्य है तो आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक जल के अंदर आर्सेनिक की मात्रा पाई जाती है। अब देखिए जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत का क्षरण एवं प्रदूषण। तो ये हो जाएगा उपरोक्त तीनों, क्योंकि यही है प्रदूषण हो गया, ओजोन परत का क्षय होना हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया यानी ग्लोबल वार्मिंग हो गई। ये सारी चीज़ें जो है आज के डेट में जलवायु को, मौसम को बदलने का काम कर रही हैं, यानी जलवायु को परिवर्तित करने के यही सारे कारण हैं। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आएगी। यहाँ पे चारों देख रहे हैं विज्ञान के चारों जो है 4-5 स्थानों से हमने यहाँ पे क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आए हैं पूछे गए हैं, जो आगामी में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों पे हम लोगों ने डिस्कस करने का काम किया। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि आपके यहाँ कमेंट का हमें इंतजार रहता है। आपका कमेंट ही बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या ये वीडियो बड़ी लगी, हमें छोटी वीडियो बनाने की ज़रूरत है। ये सारे कमेंट्स आपके आएंगे तो हम उस हिसाब से जो है आपके बीच जो है ऐसे जो है वीडियो को लेकर के आऊँगा। साथियों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।